अमित शाह ये कह चुके हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, कि हम इसी सत्र में इसको पेश करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी अब जाने वाले हैं। ये चर्चाएं आज से शुरू नहीं हुई है। जो भूतपूर्व रिटायर्ड संपादक है सब, जो अब यूट्यूबिया हो गए सब के सब, कि नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन के तमाम बड़े फैसले और संघ और बीजेपी का एजेंडा नहीं, देखिए बिल्कुल तमाम कमेटियों के सिफारिशाई लोगों के राय आए। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश भाई मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे कि देश में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। बड़ी खबर यह है दर्शकों कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है सरकार। अब जो ये पूरा का पूरा गैंग है, मैं गैंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं दर्शकों, बहुत सोच समझ कर रहा हूं। गिरोह भी बोल दीजिए, गिरोह भी बोल सकते हैं, दोनों। हाँ। ये देखिए, गैंग के साथ में प्रकाश भाई कह रहे हैं कि आप गिरोह भी बोल सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो कोशिश की जा रही है कि सरकार बिल पेश करेगी और उधर जो सरकार के सहयोगी हैं वो टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जो जेडीयू के अध्यक्ष भाग जाएंगे नीतीश कुमार जी अब जाने वाले हैं। ये चर्चाएं आज से शुरू नहीं हुई हैं। लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे तभी से ये चर्चाएं चल रही हैं प्रकाश भाई, और लगातार ये कोशिश की जा रही है ये दर्शाने की, ये बताने की, वो संदेश दिया जा रहा है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। कभी भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, कभी भी चंद्रबाबू नायडू जा सकते हैं। सरकार बिल पेश कर रही है और अमित शाह ये कह चुके हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, कि हम इसी सत्र में इसको पेश करेंगे। लेकिन एक बात जो उन्होंने नहीं कही, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको पास भी अभी कराएंगे। तो क्या आपको लगता है, क्या पास कराने में कोई दिक्कत हो सकती है सरकार को? राहुल भाई देखिए, क्या है कि आप दर्शकों कहते हैं, इसमें संपादकों को भी जोड़िए। जो भूतपूर्व रिटायर्ड संपादक है सब, जो अब यूट्यूबिया हो गए सब के सब, उन लोग पास काम नहीं। भाई साहब, जबकि भी आपकी डिग्री है, जो भी राजनीतिक समझ है, पत्रकारिता की समझ है, वो डिग्री उगड़ी ढूंढिए, खोजिए किन लोगों ने दी है, क्योंकि यहाँ से समझ तो खत्म हो चुकी है भाई। अब तो आ गई, तारीख आ गई। आप ये बताओ, चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं हम बने हुए जी, नीतीश कुमार साल में 5 बार पैर छू ही लेते हैं, कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक रहेगा। आप ये बताइए, वक्फ बिल में आ जाएगा और नीतीश और चंद्रबाबू तब भी नहीं जा रहे हैं, तो फिर कैसे किन लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की 240 सांसदों वाली सरकार कमजोर है? हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन के तमाम बड़े फैसले और संघ और बीजेपी का एजेंडा इसी सरकार में पूरा करेंगे, जो सरकार बैसाखी के बल पर है या गठबंधन के बल पर। अब चंद्रबाबू नायडू, जिनका राज्य में गठबंधन है पवन कल्याण के साथ, वो ये चिंता करेंगे कि मुस्लिम वोट करेगा कि नहीं करेगा। जो जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में है, उनका सांसद कह देता है एक आए हुए मुस्लिम कार्यकर्ता को वोट किसको दिए थे, तो बोले जी वोट तो नहीं दिए, तो रोज क्यों बनवाने आए हो, जाओ निकलो। कितना विवाद हुआ। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि इस देश का मुस्लिम क्या सोच के वोट करता और क्या सोच के वोट नहीं करता है? तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई राहुल भाई कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को मुस्लिम वोटर्स की चिंता अब नहीं रही। क्यों? इनको पता है कि नरेंद्र मोदी का साथ रहेगा, वो चाहे बिहार में या आंध्रा में उनके साथ, तो उनको पता है सरकारें निकल जाएंगी। राज्य में काम चंद्रबाबू का चलता रहेगा, नीतीश कुमार का बिहार में काम चलता रहेगा। इन लोगों को कोई राष्ट्रव्यापी अभियान चला के अपनी राष्ट्रव्यापी पार्टी तो बनानी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की अपने राज्य से बाहर की क्या राजनीति है? तो जब होना ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है कि इस पे कांग्रेस क्या सोचेगी, इस पे टीएमसी क्या सोचेगी? राज्य राज्य की कहानी है, दोनों राज्यों में मामला एकदम सेटल है। और यही कारण है, हम चाहते हैं राहुल भाई, एक बार आप ललन सिंह को सुनवा दीजिए, जो जेडीयू के सांसद हैं। सुनिए, एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं ललन सिंह। जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। अब वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से ज्यादा कांग्रेस बताएगी, तो मतलब साफ है। पहले था कि भाई साहब
करेंगे इसको, लेकिन थोड़ा लगे लोगों को मिलजुल के कर रहे हैं, इसको भेजिए जेपीसी में। नहीं देखिए और बिल्कुल तमाम कमिटियों की सिफारिश आई, लोगों के राय आए और उसको अब टेबल करने जा रही है सरकार। प्रकाश भाई ये तो देखिए बिल्कुल साफ हमें पहले से ही दिखाई दे रहा था। अब देखिए जो बात उनकी करेंगे जो ये लगातार इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार भाग जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू भाग जाएंगे। राहुल भाई अब भाग देखिए ना, जाएंगे, इसका कोई आधार होगा ना? वही तो क्या आधार है, क्यों भागेंगे? इससे नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू की राजनीति पर क्या ऐसा कोई प्रहार कर रही है बीजेपी जिससे राज्य में परेशान हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू? राज्य की ही तो अपने अपने राज्य की राजनीति है, या जेडीयू को क्या परेशानी हो जाएगी बिहार में, आप बताइए। देखिए लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो एनडीए में साथ में ही लड़े गए थे, वहीं जेडीयू और वहीं जो बीजेपी और वहीं जो चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी-आर, अभी भी वही गठबंधन है, वही उसी गठबंधन में चुनाव होना है। तो यही बड़ी बात है दर्शकों कि ये जो लोग हैं और बार बार ये फैलाने की कोशिश ये करते सब हैं। छोड़ दीजिए, चलिए बहुत भारी संपादक लोग हैं, आपने पता है ना 370 कैसे पास हुआ था? बहुत सारी तो पार्टियां एब्सेंट हो गई मौके से। अरे भाई साहब ट्रेन नहीं पकड़ पाए, गाड़ी नहीं मिली, रह गए रास्ते में। कल भी लोकसभा में अगर वोटिंग हो गई वक्फ बिल पर, आप याद रखना अपोजिशन की बहुत सारी पार्टियां नदारद हो जाएंगी। वही देखे ना प्रकाश भाई, भाई जब 370 के कवाला बिल लेकर के आए थे तब लोग क्या सोच रहे थे कि भाई बीजेपी के पास में लोकसभा में बहुमत है, तब सबसे पहले वहीं पर उसे पेश करेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो लेकर के पहुंच गए राज्यसभा में, वहां बिल पेश किया और वहां से पास भी करा मुझे दिया। याद है फारूक अब्दुल्ला डिस्टर्ब हो गए थे, राज्यसभा में थे, ये तो कर ही नहीं सकते, हाँ ये कैसे कर सकते हैं? सबको एक एक प्रति दे दी। गृह मंत्री ने बोला ये पढ़िए आप लोग ना, पढ़िए फिर इस पे बात करेंगे। तो क्या है कि आपको मतलब ऐसा ना, बहुत सारे पॉलिटिशियन चूंकि रहे हैं तो आप उसी पारंपरिक ढर्रे पे चल रहे हैं कि आपको लगता है कि किसी खास राजनेता का जैसे आपने पहचान पढ़ लिया तो वो राजनेता हर बार उसी तरह से बिहेव करता है। ये है और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। लेकिन जब आप बीजेपी की कार्यशैली और नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यशैली देखेंगे, उसको पढ़ पाना, उसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। और यही कारण है वक्फ बोर्ड पर लोग फंसे हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कई बार जब आपको लगता है कि आप कमजोर हैं और पूरा जमाना कह रहा है कि आप कमजोर हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इसी सिचुएशन में हम अपना बेस्ट देके दिखाएंगे। ये मौजूदा सरकार के साथ होने जा रहा है राहुल भाई, कि जब आपके ऊपर ये धब्बा लगा हुआ है कि आप 400 बोल के आए थे, 240 पर अटक गए। ये सरकार 240 वाली सरकार ऐसे ऐसे काम करके जाएगी कि शायद 300 वाली सरकार नहीं कर पाती और 282 वाली सरकार ने नहीं किया। एक बड़ी बात यहाँ पर, एक और महत्वपूर्ण बात है कि भाई देखिए आप तो पहले दिन से ही ये कह रहे हैं कि ये सरकार अब कमजोर सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी को गठबंधन के साथ में सरकार कैसे चलानी है उन्हें अनुभव ही नहीं है। भाई जितने दिन तक मुख्यमंत्री रहे और इससे पहले 2024 से पहले जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन जो पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि जो काम करने का तरीका है और जिस तरीके से मैनेजमेंट है वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखिए लोकसभा के साथ में ही विधानसभा के चुनाव भी हुए थे वहां पर जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने। तो ये अपने आप में देखे कहीं ना कहीं तो ये दर्शाता है कि जब अब आप कह रहे हैं कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो भाई जो मुस्लिम समाज का जो वोटर है वो नाराज हो जाएगा। तो उस चुनाव में भी तो मुस्लिम समाज का वोटर था, उसने भी तो किसी न किसी को वोट किया होगा। भाई प्रधानमंत्री भी बन गए, आप मुख्यमंत्री भी बन गए, उसी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। और राहुल भाई एक चीज बताइए, ये जिन लोगों को ऐसा लगता है चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे, नीतीश कुमार चले जाएंगे, तो आप ये एनडीए की संख्या गिन के बता दो कितने सीटों की कमी रह जाएगी? 10, 15 यही रह जाएगी ना। आपको अंदाजा है दोस्तों कि जिन लोगों को ये लगता है कि एनडीए में टूट फूट हो सकती है, उनको ये अंदाजा है कि इंडिया गठबंधन में कितनी बड़ी टूट फूट हो सकती है। आपको ये अंदाजा है कि महाराष्ट्र में एक पूरी की पूरी पार्टी शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी, वो आजकल कौन चला रहे हैं आप जानते हैं? शरद पवार, द सो कॉल्ड चाणक्य ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, उनकी अपनी पार्टी, भतीजा चला रहा है, सिंबल तक लेके चले गए लोग। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहाँ क्या कंचे खेलने के लिए आए हैं और आप यहाँ आके भविष्यवाणी करेंगे और वैसे सब कुछ होता चला जाएगा? राजनीति में ऐसे होता नहीं है। कोई भी चीज होती है परिस्थिति जन्य होती है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी होगी
चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की राजनीति में कि वो वक्फ बिल पर अपना साथ छोड़ देंगे, एनडीए का साथ छोड़ देंगे। कोई लॉजिक होना चाहिए। या तो उस बात का बड़ा फायदा हो जाए बिहार की राजनीति में जेडीयू को, जेडीयू वहां बड़ी पार्टी उभर के आ जाए। ऑलरेडी मुस्लिम वोटों पर बिहार में आरजेडी का क्लेम है। मुस्लिम वोटर या तो कांग्रेस को वोट करता है या आरजेडी को वोट करता है। ये लोकसभा में भी लोगों ने देख लिया है। और अब चूंकि नीतीश कुमार परमानेंट 5 बार प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, तो जितनी बार पैर छू रहे हैं उतना मुस्लिम वोट घट रहा है। आप समझिए, तो वो मिलना नहीं है, वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी जानती है। तो वो गलती वो क्यों करेंगे? अच्छा, जिनका वोट मिलना है उनको ही खुश करने के लिए काम करना है तो वक्त बिल पर समर्थन दे देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए लोकसभा में खेल क्या होगा। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां और उनके सांसद धीरे से बोल बोल के जब वोटिंग होगा तो या तो वो एब्सेंट हो जाएंगे और नहीं तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। मतलब लोकसभा में सरकार आसानी से इस बिल को पास करा ले जाएगी। राहुल भाई, फिर अगर राज्यसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको मतलब क्या दिखाई देता है भाई? क्या हम 370 की तरह ही मान लें कि कुछ ना कुछ यहाँ भी ऐसा हो सकता है? जो मैनेजमेंट उस समय किया गया वो मैनेजमेंट आज क्यों नहीं हो सकता? हम इसको ऐसे नहीं कह रहे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार पास करा ले जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी के सारे सांसद उपलब्ध नहीं है सदन में, या फिर कांग्रेस के ही कुछ सांसद इधर उधर हो गए, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा ना कि एक मैसेज तो चला गया ना लोगों में कि ये सब मिलके हमको जो है खेल रहे हैं। तो एक मैसेजिंग जो है ना तब वो हो गया। राज्यसभा में पेश करने की बात तो वो नेक्स्ट सेशन में भी हो सकता है, उसको टाला जा सकता है। हाँ, ये भी बड़ी संभावनाएं हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक जो या तो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से उसको पास करा लिया जाएगा, और जो दूसरा सत्र है, जो मॉनसून सत्र है, जब दूसरे सदन की बात आएगी तो वहां पर जा सकते हैं भाई मॉनसून सत्र के लिए, तब तक का वेट कर सकते हैं। अब देखिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई उससे संदेश दे दिया जाएगा, एक नैरेटिव देने की एक पेशकश की जा रही है कि देखिए भाई हम ये कर सकते हैं। देखिए, एक होती है पत्रकारिता, एक होता है कि अफवाह के बल पर आपका मामला चल रहा है तो कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, वो अफवाह चल ही रही है, लोगों को पसंद आ जाती है, लोग उस अफवाह का हिस्सा भी बन जाते हैं और उस तरह से सोचने भी लगते हैं। कोई भी काम कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी तो उसके पीछे कारण होता है। यूं ही चले जाएंगे, 2 अप्रैल को चले जाएंगे, ईद के बाद चले जाएंगे, नहीं, पहले 30 तारीख दे रहे थे, फिर 2 अप्रैल की तारीख दे दी। ये दर्शकों ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई ये जो चल रहा है, ये खेल जो है वो कुछ लोगों को केवल खुश करने के लिए जो लगातार ये कोशिश की जा रही है। देखिए प्रकाश भाई, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। इस समाज में, इस देश में अगर वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करते हैं, जो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट करते हैं, जो बीजेपी को वोट करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनको विपक्ष में वोट करते हैं। भाई सीधी सी बात है कि जब अगर कोई तथाकथित पत्रकार लगातार ये कोशिश करेगा, ये पेशकश करेगा कि देखिए भाई खतरा है मोदी की कुर्सी को, खतरा है योगी की कुर्सी को, तो भाई वो तो उनको देखेंगे, वो तो उनको देखना अच्छा ही लगेगा। देखने में बुराई नहीं, आप देखिए लॉजिक तो पूछिए, खतरा किस बात का है? भाई कांग्रेस ने 135-45 सांसदों वाली यूपीए 1 चलाई है, 206 सांसद वाली यूपीए 2 चलाई है। 240 सांसद कांग्रेसियों ने कब देखा, कांग्रेस पार्टी ने कब देखा? अब कांग्रेस के किसी सांसद से एकाएक पूछ ले तो बता नहीं पाए। भाई जब से गठबंधन का दौर चला है, जब से ये गठबंधन की सरकारें चली हैं, तब से लेकर के अब तक ये पहला ऐसा मामला है जहां बीजेपी या फिर कोई सी भी पार्टी ने इतनी सीटें, मैं 240 सीटों की बातें कर रहा हूं दर्शकों, कि 240 सीटें किसी पार्टी ने अपने दम पर ली है। इससे पहले जितनी भी गठबंधन की सरकारें कैसे चल रही है, किस हिसाब से चल रही है, उसमें सरकार अपने लिहाज से क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है, क्या बच बच के चल रही है, वो जब आप मुद्दे चयन करते हैं तो उसमें समझ आ जाता है ये सरकार कितनी अग्रेसिव है अपनी पॉलिसीज को लेकर, अपने भविष्य को, एजेंडे को लेकर। ये आप अभी 1 साल होने जा रहा सरकार को, आप इसमें ये कह रहे हो कि हम वक्फ बिल ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें भी अगर किसी को लग रहा है कि सरकार कमजोर है तो ये वैसा है कि शुतुरमुर्ग क्या करता है कि तूफान आता देख शुतुरमुर्ग आंख बंद कर लेता, उसको लगता है तूफान आएगा नहीं। तो
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी और मौजूदा सरकार कहीं से कोई कमजोर नहीं है। दूसरा, घटक दलों को भरोसे में लेकर ही जो किया जा रहा है सब किया जा रहा है, और ये आइडिया भी घटक दलों का ही था। ये कोई आज की बात थोड़ी है कि भाई एकदम से सपना आ गया प्रधानमंत्री को, एकदम से सपना आ गया अमित शाह को कि हाँ भाई ठीक है भाई हम वक्फ संशोधन बिल लेकर के आएंगे। लेकिन ये समझने की जरूरत इसलिए है कि भाई एनडीए की जो बैठकें होती हैं, सभी घटक दल जिसमें अच्छा, मिलकर के राहुल जी, बातचीत करते हैं, उसमें क्या बातचीत होती होंगी? दर्शकों, ये आप उस बात को समझिए, दिल्ली में जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन एनडीए की मीटिंग हुई थी। आप सोचिएगा कि क्या बातें करते होंगे नेता जब आपस में बैठते हैं, भाई वो क्या ही बात करते होंगे? क्या इस बारे में कोई बातचीत नहीं होती होगी? सरकार की पॉलिसी क्या है, सरकार क्या करने वाली है? जब कैबिनेट की मीटिंग्स बुलाई जाती हैं तो क्या उसमें ये बातचीत नहीं होती होगी? मुझे मतलब लोगों के सामान्य समझ पर तरस आता है कि आप बताइए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करती है, आप कम से कम फॉलो तो करो। अगर आप एक टाइमलाइन उठा करके देखोगे तो मैं हाल फिलहाल दिल्ली में जैसे सरकार बनी, जिस तरीके से बनी, आप अगर इसका टाइमलाइन उठा ले, ये एक दिन की घटना है क्या? ये पिछले 3 साल से अलग अलग घटनाक्रम है, अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं, और उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें नैरेटिव का खेल है और बाद में सरकार बदल जाती है। आपको लगता है कि ये सब यूं ही हो जाता है? अगर वक्फ बिल लोकसभा में आएगा तो ये काम, आपको क्या लगता है कि ये काम प्रधानमंत्री पहले नहीं कर सकते थे? नहीं, नैरेटिव ज्यादा जरूरी है। जेपीसी में गई है बात, वहां सब लोग थे, विपक्ष के भी सांसद थे, उस पर चर्चा हुई है। अब विपक्ष ये नहीं कह सकता कि जी आपने बातचीत नहीं की, आपने सबको भरोसे में नहीं रखा। अब जो करना है लोकसभा में सरकार कर लेगी। और मैंने आपसे कहा, जो खबर है, विपक्ष के बहुत सारे सांसद, संभव है कि अगर वक्फ पर जो है वोटिंग हुई तो नाराज हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। अब देखिए यहां दर्शकों, ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है जो जिक्र प्रकाश भाई ने किया कि भाई जैसे दिल्ली का चुनाव जीता तो वो एक दिन में सब कुछ तैयार नहीं हो गया था। लोकसभा के चुनाव में हम ये देख रहे थे कि भाई सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया गया, बड़ा बवाल हुआ कि भाई बीजेपी डरी हुई है, अपने सांसदों के टिकट काट रही है, एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन आप देखिए ना कि जिन सांसदों के टिकट काटे गए थे उनको विधानसभा में टिकट दिया गया, और दिल्ली की सातों सीटें जीते भी। बड़े, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सांसद वाली सारी सीटें जीते, सातों के सातों सांसद फिर से जीते। लेकिन जिन सांसदों के टिकट काटे गए थे उन्हें विधायकी का टिकट दिया गया, बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव में उतारा गया। तो ये कोई एक दिन में सब कुछ तैयार नहीं होता है, ये पहले से चल रहा होता है, पूरी की पूरी तैयारी की जाती है, पूरी प्लानिंग की जाती है। और ये सब कुछ जो हो रहा है दर्शकों, ये पूरी प्लानिंग के तहत ही हो रहा है। ये एक दिन में सपना नहीं आ गया अमित शाह को, प्रधानमंत्री मोदी को, योगी आदित्यनाथ को कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो मीटिंग्स होती हैं, पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद में जो घटक दल हैं एनडीए के, उनके साथ में मिलकर के जो बातचीत होती है, उसमें यही बातचीत होती है। अगले 5 साल हमें करना क्या है, अगले 5 साल हमें किस तरीके से वो नैरेटिव बनाना है, वो संदेश देना है। ये है कि कोरी कल्पना पर, मन में सोचे ख्यालों पर कोई यूट्यूब चैनल चल सकता है, राजनीति नहीं चलती है। और आपको ये लगता है कि आप घर में डाइनिंग टेबल पर बैठ के आपने कुछ सोच लिया और फिर आप वो वीडियो चला देंगे, उससे व्यूज आपको मिल सकते हैं। सरकार अपनी पॉलिसी और अपने चलने का तरीका नहीं बदलता है। किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए आपको किसी भी सरकार के काम करने का तरीका एनालाइज तो करना पड़ता है। समस्या यह है कि इतने अनुभवी लोग हैं और एनालिसिस के नाम पर जीरो है। बस मोदी विरोध में आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना। अरे भाई, चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे, क्यों चले जाएंगे? आखिर चंद्रबाबू नायडू के पास नरेंद्र मोदी के अलावा बेस्ट ऑप्शन क्या है? चंद्रबाबू नायडू दर्शकों, जब से उन्होंने वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तब से जब भी कभी वो एनडीए के साथ में मिलकर के चुनाव लड़े हैं तो वो चुनाव जीते हैं, और जब भी कभी वो एनडीए के अलावा अलग होकर के चुनाव लड़े हैं तो हमेशा वो चुनाव हारे। अपने राज्य में जहाँ के वो सीएम है, वहां उन्होंने एक हार्ड हिंदुत्व छवि वाले नेता को डिप्टी सीएम बनाया हुआ है। पवन कल्याण खुलेआम कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के विचारों को बढ़ाने की बात करते हैं। और आपको लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू वक्त पर निकल जाएंगे मोदी को छोड़ के और वहां उनकी सरकार बची रहेगी? ये क्या राजनीतिक समझ है भाई? कौन सा कैलकुलेटर है जिसमें आप लोग हिसाब लगाते हो? जो मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों पर देश के प्रधानमंत्री रोकते रहते हैं नीतीश कुमार को, कुछ नहीं तो 5-8 बार तस्वीरें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। मैंने पहले भी कहा है कि भूले भटके नीतीश कुमार आते हैं, चलते फिरते सीधे पैर छू लेते हैं। और फिर भी जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व का कोई भी बड़ा चेहरा वहां जाता है बिहार में, तो हर बार एक ही बात बोलते हैं, भाई पहले जो कुछ हुआ होगा। सीएम नीतीश कुमार होंगे,
और पहले जो कुछ हुआ हुआ, अब हम हाँ। कहीं नहीं जाएंगे। और सबके सामने, मतलब आप ये भरोसा दिलाने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको पता है कि आपका इतिहास ऐसा है, तो आपको लगता है अरे अमित शाह जी आए हैं, इनके सामने भी बोल देते हैं पहले जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अमित शाह बैठक ले रहे थे पटना मौर्या होटल में, तो अमित शाह के ठीक बगल वाली कुर्सी दी गई थी नीतीश कुमार को, और कुर्सी भी सेम साइज की। होता है ना नेताओं में कि थोड़ा ऊंची कुर्सी पर नेताजी बैठेंगे, बराबर वाले को थोड़ा नीचा दिखा, नहीं, जिस कलर की कुर्सी, जैसी कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं उसी पर नीतीश कुमार भी बैठे हैं। तो राजनीति में सिंबल का बड़ा मैसेज होता है, तस्वीरों का बड़ा मैसेज होता है। यूं ही कह देना कि कोई कहीं चला जाएगा, और जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में या विपक्ष के किसी भी नेता में ये ताकत है कि एनडीए में टूट फूट कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, तो फिर ये राजनीतिक विषय और सामान्य समझ का विषय है कि फिर आप ये भी सोचिए कि इंडिया दल जो घटक दल है, गठबंधन है, उसके किस किन पार्टियों में कहां किस किस जगह टूट फूट हो सकती है। भाई जो इंडिया गठबंधन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो हमने देख ही लिया, बार बार ये आवाज उठती है ना कि भाई राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, ममता बनर्जी को आप बना दीजिए। आप यकीन करिए कि अगर ये तोड़फोड़ वाला खेल शुरू होगा तो उधर तो कई सारी पार्टियां साफ हो जाएंगी। बिल्कुल। और देखिए यही मैं कह रहा हूं कि अभी देखिए दिल्ली का चुनाव हमने देखा, दिल्ली के चुनाव में क्या बड़ा संदेश था। अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें प्रकाश भाई, तो वहां देखिए जितनी भी जो पार्टी थी, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने कांग्रेस का साथ ना देकर के आम आदमी पार्टी का साथ दे दिया। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, सबसे मतलब विपक्षी अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उनके 99 सांसद हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। उसके बावजूद अगर विपक्षी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे वो फिर जो चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र के, भाई उनकी पार्टी हो, तो ये अपने आप में दर्शाता है, वो भले ही लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सबने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी के हम साथ हैं। तो ये जो कांग्रेस से दूरी बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में दर्शाता है दर्शकों की वहां पर क्या चल रहा है। और ये जो खबरें बार बार ये जो खबरें चलती हैं कि भाई बस हो गया, पहले 30 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया, अब 2 तारीख का अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि इधर संसद में बिल पेश होगा और उधर जो नायडू और नीतीश कुमार वो पलटी मार जाएंगे। तो दर्शकों बिल पेश होने वाला है और क्या कुछ इस देश की राजनीति में आगे होने वाला है, उन सभी बातों का रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही, और आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।